सो टुडेज टॉपिक इज़ पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। तो ये मॉडल जो है वो हमें बताता है कि हर एक बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है इन अपनी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। मतलब कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के रिलेटेड और भी बिजनेस होंगे उस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री में अगर और भी बिजनेस है तो कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो हर एक बिजनेस जो है वो एक किसी ना किसी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो कम्पिटिटिव स्टेट जो है किसी भी इंडस्ट्री की, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, कि कैसे कोई भी फर्म अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। तो पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है वो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोर्सेज निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कम्पिटिटिव प्रेशर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस या इंडस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं। तो पोर्टर ने 5 फोर्सेस बताए थे, कौन कौन से हैं वो 5 फोर्सेस, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम किसी भी इंडस्ट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है और इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मतलब इस इंडस्ट्री में जाकर बिजनेस करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इसमें पोर्टर ने क्या बताया था कि कम्पिटिटिव प्रेशर्स जो भी एसोसिएटेड है किसके रिलेटेड, कि राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जो राइवल सेलर्स हैं उस उनके बीच में जो ये पैंतरेबाजी चलती है, मैनेवरिंग एंड जोकिंग, मतलब जो वो तरीके लगाते हैं बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा राइवलरी है किसी भी इंडस्ट्री में तो उस इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कम्पिटिटिव प्रेशर है कि उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटेंस राइवलरी है, ठीक है। और एक नेक्स्ट है कम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मतलब एक कम्पिटिटिव प्रेशर कहाँ से आता है कि नए एंट्रेंट्स की थ्रेट है उस बिज़नेस में या उस इंडस्ट्री में, कि जो नए एंट्रेंट्स हैं बड़े आराम से इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं और ये बिज़नेस आके चालू कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे सेम बिज़नेस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सेल आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक कम्पिटिटिव प्रेशर है कि नए एंट्रेंट्स जो हैं वो बड़े आराम से इस बिज़नेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट कम्पिटिटिव प्रेशर कौन सा है, जो कि आता है कि कंपनीज जो हैं वो क्या अटेम्प्ट करती हैं, बायर्स को जीतने की कोशिश करती हैं अपना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेच के, ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है किसी मेन प्रोडक्ट के जैसा ही दिखने वाला प्रोडक्ट और उसके जैसी उसकी यूजेस होती हैं, पर वो हो सकता है थोड़े कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो, ठीक है। तो इससे भी कम्पिटिटिव प्रेशर आता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोक नहीं मिल रही तो उसकी जगह बंदा पेप्सी ले लेगा, ठीक है। तो कम्पिटिटिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम द अटेम्प्ट्स ऑफ कंपनीज इन द इंडस्ट्रीज टू विन बायर्स ओवर ओवर टू देयर ओन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट आता है कम्पिटिटिव प्रेशर स्टेमिंग फ्रॉम सप्लायर बार्गेनिंग पावर एंड सप्लायर सेलर कोलैबोरेशन। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर से जो कम्पिटिटिव प्रेशर आता है। और लास्ट वन जो है वो है कम्पिटिटिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम द बायर्स बार्गेनिंग पावर, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये 5 चीज़ें आपने देख ली हैं और उससे आप डिटर्मिन कर सकते हो कि कंपटीशन जो है किसी भी इंडस्ट्री का वो कितना है, वो कैसे देखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कम्पिटिटिव प्रेशर, कौन कौन से कम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं इन 5 फोर्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको मार्क कर लेना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, फियर्स, मॉडरेट, वीक, नॉर्मल, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ये वाला जैसे है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में मतलब कि नए एंट्रेंट्स बड़े आराम से आ जाते हैं तो ये कम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम बायर बार्गेनिंग पावर, बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और राइवलरी तो है नहीं किसी भी मतलब इस इंडस्ट्री में अगर राइवलरी नहीं है तो ये वाला वीक हो गया जैसे। तो अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर भी नहीं है, ये भी वीक ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। और जो फर्म्स इन अदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे सकती हैं इस इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग, तो जैसे 3 स्ट्रॉन्ग हो गए, 1 वीक हो गया। अगर ऐसे ऐसे 2 वीक हो गए तो इनका टोटल अगर हम देखें, उनका कलेक्टिव निकाल के आपने एंड में देखना है कि ये हमारा क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग, वीक, फियर्स। तो मतलब ये इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए या नहीं, इनका पहले अलग अलग निकाल के देखना है, फिर हमने इनका कलेक्टिव निकाल के देखना है कि क्या हमें इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कम्पिटिटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द 5 फोर्सेस। हर एक फोर्स का एक प्रेशर जो है उसको आपने मेजर कर लेना कि ये प्रेशर स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है या वीक है, ठीक है। तो इवेल्युएट कर लेना कि प्रेशर कितना है, फियर्स, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, नॉर्मल या फिर वीक। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है कि डिटर्मिन करना है कलेक्टिव स्ट्रेंथ। अगर आपने इन पांचों में से डिटर्मिन कर लिया, जैसे 2 स्ट्रॉन्ग है, 1 नॉर्मल है, 2 वीक हैं, अगर ऐसे है
तो आपने इनका कलेक्टिव निकाल के देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर बन रहा है या वीक प्रेशर बन रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रेशर बन रहा होगा तो उस इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना चाहिए, और अगर कम प्रेशर है, कंपटीशन कम है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स कम है, तो आपको हो सकता है उसमें अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट, मतलब आप ज़्यादा प्रॉफिट्स उस इंडस्ट्री में कमा सको, तो उसमें आपको चले जाना चाहिए। ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये 5 फोर्स मॉडल की डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो। इसमें वही बताया हुआ है कौन कौन से 5 फोर्सेज हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं। तो पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल यहाँ पे वही लिखा कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जिससे हम किसी भी इंडस्ट्री का कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जांच सकते हैं। और इंटर रिलेशनशिप अमंग दीज 5 फोर्सेस, हर एक जो ये इन 5 फोर्सेस की इंटर रिलेशनशिप है, उसी के बेस पे किसी भी इंडस्ट्री का कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। तो 5 फोर्स मॉडल को लगाने से हम क्या कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस चेक कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और फर्म अपनी स्वॉट एनालिसिस भी कर सकती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स भी देख सकती है। उसके हिसाब से भी अगर ये कम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं, तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ्स कहाँ पर है और हमारी वीकनेस कहाँ पर है, इसमें हमारे ऊपर थ्रेट्स क्या आ रही हैं, और हमें इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी ग्रैब करने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, इसमें अब हम डिटेल में बात करेंगे पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल के बारे में। तो सबसे पहला इसमें हम डिस्कस करेंगे द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री में न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। जब न्यू एंट्रेंट आएगा तो क्या होएगा, जब वो आएगा तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा प्रॉफिट कम होएगा, क्योंकि उसके पास भी कस्टमर जाएगा, हमारे पास भी कस्टमर आएगा, ठीक है। तो हमारे ही कस्टमर अगर उसके पास चले जाएगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होएगी। अगर न्यू एंट्रेंट आएगा, नई प्रोडक्शन कैपेसिटी आएगी, ठीक है, मतलब मार्केट में और सामान आएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और लो प्राइस पे भी वो बेचेगा, जिससे हमारा मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होएगा, ठीक है। न्यू एंट्रेंट्स एक बहुत पावरफुल सोर्स है कंपटीशन का, और वो नई कैपेसिटी तो लाएगा ही, साथ में न्यू प्रोडक्ट रेंज, नए नए प्रोडक्ट्स भी ला सकता है, जिससे एक कम्पिटिटिव प्रेशर बन सकता है, ठीक है। एंड द बिगर द न्यू एंट्रेंट, जितना बड़ा न्यू एंट्रेंट होएगा उतना ज़्यादा उसका कम्पिटिटिव इफेक्ट होएगा, और न्यू एंट्रेंट के आने से प्राइस के ऊपर भी लिमिट प्लेस हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कोई सामान 10 रुपये में बेच रहा है, तो आप उसको साथ वाली दुकान वाला कैसे उसको 15 रुपये की बेचेगा, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर भी लिमिट बन जाती है, उसको भी प्राइस अपना कम करना पड़ेगा। प्राइस अगर वो कम करेगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होएगा, प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्टिंग फर्म्स की भी कम हो जाएगी, ठीक है। उनको भी उसी रेट पर बेचना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर उनके पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं, न्यू एंट्री हो सकती है न्यू एंट्रेंट्स की मार्केट में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एंट्री बैरियर्स लगा देने चाहिए, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, एंट्री बैरियर्स लगा सकती हैं, जिससे वो आए ही ना। न्यू एंट्रेंट्स जो आ सकते हैं मार्केट में, अगर एंट्री बैरियर्स लगा दिए जाएं, हर्डल्स बना दिए जाएं, तो वो फिर कैसे आएंगे, जिससे स्लो डाउन हो जाएगा उनका आना, न्यू एंट्री आराम से कोई नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बची रहेगी, ठीक है। अब कौन कौन से वो हर्डल्स हैं या बैरियर्स टू एंट्री हैं, जिससे न्यू एंट्रेंट्स ना आ सकें। तो सबसे पहले बात की गई है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी भी बिज़नेस में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो ऑब्वियसली जिन फर्म्स के पास पैसे कम हैं, द फर्म्स विच लैक फंड्स, वो आराम से बार की जा सकती है, मतलब वो तो आएंगी नहीं जिनके पास पैसे कम है। तो अगर किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जो कि बैरियर टू एंट्री बन जाता है, ठीक है। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बची रहेगी अगर नए एंट्रेंट्स नहीं आएंगे तो सेकंड पॉइंट है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब है कि डिक्लाइन इन पर यूनिट कॉस्ट, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहेंगे। तो ऐसे ही जो लार्ज फर्म्स हैं उनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल जाती है, क्योंकि जब वो ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी कॉस्ट कम पड़ती है उनको। इससे क्या होता है, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको एज अ बैरियर ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मतलब अपने प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंट बनाना, यूनिक बनाना, या जहाँ तो ये फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस, या फिर परसेप्चुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या एनहेंस कर दो अपने प्रोडक्ट को, जिससे वो स्पेशल या फिर यूनिक बन जाए इन द आइज़ ऑफ कस्टमर। तो इसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ इस
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को यूज़ करती हैं, तो जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं कर पाएंगी न्यू फर्म्स। तो ये एक बैरियर टू एंट्री बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो उसको स्विच करने में उसको दिक्कत होगी ना यूज़र को, क्योंकि उसका हाथ माइक्रोसॉफ्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है। और साथ में उसको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि ये ऐसे यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो जाती है। स्विचिंग कॉस्ट इसको कहते हैं। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में सक्सीड करना है न्यू एंट्रेंट को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग कस्टमर के जो एग्जिस्टिंग कंपनी हैं, जो अदर कंपनीज़ हैं, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को उसको क्या करना पड़ेगा? परसुएड करना पड़ेगा। मतलब उनको मनाना पड़ेगा कि आप मेरे प्रोडक्ट पे आ जाओ, ठीक है, स्विच कर लो। तो स्विच करने के लिए जो ख़रीदार है, जो सामान ख़रीदेगा, उसको टेस्ट करना पड़ सकता है नई फर्म का प्रोडक्ट, ठीक है। साथ में उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर नए परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने पड़ेंगे, या फिर उसको क्या करना पड़ सकता है? मॉडिफाई करनी पड़ेंगी अपनी फैसिलिटीज़, ताकि वो प्रोडक्ट यूज़ में लाया जा सके। तो बायर को सब्सटेंशियल फाइनेंशियल तो उसको खर्चा लगेगा ही लगेगा इसमें, जो भी प्रोडक्ट पे स्विच कर रहा है नए प्रोडक्ट पे। साथ में उसको साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि उसको नए प्रोडक्ट पे स्विच करना है, तो उसको उसकी आदत भी नहीं है जो कि उसको बनानी पड़ेगी। तो साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी नहीं है, उसको हाथ नहीं बैठा हुआ है नए प्रोडक्ट पे, तो वो स्विचिंग कॉस्ट, उसको साइकोलॉजिकल स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। व्हेन सच स्विचिंग कॉस्ट, अगर ये स्विचिंग कॉस्ट हाई है, तो ऑब्वियसली बायर जो है वो नहीं जाएगा अपने नए प्रोडक्ट के ऊपर, तो स्विच नहीं करना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ब्रांड आइडेंटिटी। तो अगर ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की ऑफर की जाती है किसके द्वारा? एग्जिस्टिंग फर्म्स। मतलब एग्जिस्टिंग फर्म्स अपना एक ब्रांड नेम बनाया हुआ है। कोई भी अगर चीज़ लेनी हो तो मतलब हम कहते हैं भी जैसे इस ब्रांड की लेनी है या उस ब्रांड की लेनी है, ये एक बैरियर टू एंट्री बन जाता है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर जो है वो अगर ब्रांड के ऊपर जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो वही ब्रांड्स लेंगे जो चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ब्रांड आइडेंटिटी कौन से केसेस में काम करती है, कौन से केसेस में पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होती है? जब हम परचेज़ करते हैं इनफ्रीक्वेंट परचेज़ प्रोडक्ट्स, मतलब जो हम रोज़ नहीं या फ्रीक्वेंटली परचेज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर कार लेनी है, तो कोई रोज़ तो कार लेता नहीं है, ठीक है। दैट कैरी ए हाई यूनिट कॉस्ट, मतलब जिसमें हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो उसमें हम ब्रांड को ज़रूर देखते हैं कि अगर कार लेनी है तो चाइनीज़ थोड़ी ले लेंगे सीधे जाके, कोई ना कोई कंपनी तो देखेंगे ना, ठीक है। तो न्यू एंट्रेंट्स ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी, क्योंकि उनको सब्सटेंशियल रिसोर्सेज बहुत लंबे टाइम तक लगाने पड़ेंगे। न्यू एंट्रेंट्स को अच्छी सर्विस बहुत लंबे समय तक देनी पड़ेगी, तब जाके उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी। तो ये एक बैरियर टू एंट्री बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है असेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इसमें क्या आ जाता है कि हो सकता है नए एंट्रेंट्स के पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अवेलेबिलिटी हो ही ना, ठीक है। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके पास ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरनेट की पावर आप देख रहे हो कि ग्रो कर रही है, पर फिर भी जो फर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स, वो अपना कंट्रोल बना के बैठे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर, क्योंकि ये एक बैरियर है। इससे और नए एंट्रेंट्स जो हैं, राइवल्स जो हैं, वो एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, सामान बना के वो करेंगे भी क्या, ठीक है। तो ओपन एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एग्जिस्टिंग फर्म्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं ताकि नई फर्म्स जो हैं वो ना आए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, मतलब इसका क्या है कि जैसे कि एग्रेसिव रिटेलिएशन की जा सकती है एग्जिस्टिंग फर्म्स के द्वारा, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि नए प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे कि नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए न्यू फर्म के द्वारा, एंड अगर नए फर्म जो नया मार्केट में एंट्रेंट आ रहा है, अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स ला रहा है साथ में, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्या करेंगी? रिड्यूस कर देंगी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस और एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ कर देंगी, मतलब वो एग्रेसिव रिटेलिएशन करेंगी। समटाइम्स द मेयर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनकम्बेंट एंड कैन डेटर एंट्री बाय अदर फर्म्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।